नमस्कार साथियों। जी हाँ, ये लीजिए आप लोगों के सामने है हरियाणा साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विधेयक, जो जॉब सुरक्षा प्रदान करने वाला विधेयक है, उसकी एक प्रति आप लोगों के सामने है, जो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है किन कर्मचारियों को पक्का किया जाना है, क्या कुछ नियम शर्तें रहेंगी, किन को पक्का नहीं किया जाएगा और क्यों इनको दोस्तों जॉब सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वो सारी की सारी जानकारी दोस्तों इस विधेयक में विस्तार से दी हुई है। आइए देख लेते हैं, कुछ मुख्य मुख्य पॉइंटों पर नजर डाल लेंगे यहाँ पर इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों इसमें कई पेज हैं, लेकिन इसलिए वीडियो लंबी ना हो तो हम थोड़ा सा मुख्य पॉइंटों पर नजर डालेंगे। आइए देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन्होंने यहाँ पर बताया है, पहले तो वो एब्रीविएशन दी हुई है, भाई किस शब्द को क्या समझे जो भी इस विधेयक को पढ़े। जैसे कि इसमें दोस्तों अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं, उन वर्डों के क्या मतलब है उसमें ये चीज बताई गई है। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे पात्र संविदात्मक कर्मचारी अगर कहीं पर लिखा तो उसको क्या समझा जाएगा, उससे क्या अभिप्राय है। नियत तिथि को सरकारी संस्था में संविदा तदर्थ या आउटसोर्स पर नियोजित कोई भी कर्मचारी है उसको पात्र संविदात्मक कर्मचारी माना जाएगा। तो यहाँ पर ये एब्रीविएशन दी गई, इनको एब्रीविएशन यानी कि कह सकते हैं वही इस शब्द का ये मतलब है, इसको क्या समझें, क्योंकि इस विधेयक में इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं। आइए सबसे पहले इसी पर नजर डाल लेते हैं। पात्र संविदात्मक कर्मचारी कौन से होंगे। सबसे पहला पॉइंट है जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति मास 50,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त करता है। पहला पॉइंट तो यही है, 50,000 रुपये तक सैलरी वाले ही इसमें समायोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का नियोजन नीति 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा नियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को किसी संस्था की सेवा में है, यानी कि नियत तिथि कौन सी 14/8/2024 ही, अब ये 15 तारीख से लागू माना जाएगा। 14 को ये अध्यादेश आया था तो उसमें ये बात लिखी हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसने नियत तिथि को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ये सबसे मुख्य पॉइंट है। वैसे तो सारे मुख्य हैं, अगर एक भी पॉइंट इसमें से कोई भी लूज रहता किसी कर्मचारी का तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। व्याख्या की गई है 5 साल वाले की, किन को किसके 5 साल किस तरह से काउंट किए जाएंगे, इसमें ये चीज़ बताई गई है। अब 5 साल तो बोल दिया, लेकिन 5 साल में भी तो कई चीज़ जाती हैं। जैसे सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया था और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। पहला तो ये पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, यानी कि उनका जो वेतन है सैलरी वो प्राप्त किया हो, को संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा। यानी कि एक साल में कम से कम 240 दिन की उसने सैलरी ली हो। ये है 5 साल की जो कंडीशन है, वो कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, तो 5 साल किस तरह से काउंट किए जाएंगे, तो इस तरह से एक साल का चेक करेंगे और 5 साल उसके होने चाहिए। इसके बाद ये आगे देख लेते हैं कौन से कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं वाले भी देख लीजिए, बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं। जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा भागत या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार से पैसा लेने वाले कर्मचारी नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये है। अगला पॉइंट है, जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो। मानदेय यानी कि उसका वेतन नहीं है, मानदेय अलग चीज़ होता है, वेतन अलग चीज़ होता है। बहुत सारी वीडियो में हर बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, मानदेय और वेतन बहुत ही अलग होता है। मानदेय जैसे कि मिड डे मील कर्मचारियों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए, जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो। अंशकालिक यानी कि वो कुछ समय के लिए लगा हुआ पार्ट टाइम हो सकता है। कई बार बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए उनको लिया जाता है। जैसे पैडी सीजन के लिए बहुत सारे कर्मचारियों को लगाया जाता है, या फिर जैसे मिल में गन्ने की पिराई का सीजन होता है तब लगाया जाता है। ऐसे सीजनल कर्मचारियों के लिए ये नहीं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे देखते हैं, जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी कि वो जो तिथि है 15 अगस्त से इसको माना जाएगा। तो वहाँ पर अगर किसी ने 58 साल पहले से ही पूरी कर लिया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है, जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को या
से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो, यानी कि इस डेट से पहले किसी को अगर हटा दिया गया हो, ठीक है, या फिर उसने खुद छोड़ दिया हो, इस तरह के सारे कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट आता है, मुख्य पॉइंट है नियोजन का कार्यकाल। कार्यकाल कौन सा रहेगा इन कर्मचारियों का, इसमें बताया गया पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में निरंतर कार्य करता रहेगा जब तक वह अधिवर्षित की आयु पूरी नहीं कर लेता। अधिवर्षित यानी कि वो अपनी जो सरकार ने निश्चित की है वो 58 साल की है जैसे, तो 58 साल तक वो अपना कार्यकाल पूरा करता रहेगा, पूरा कर लेगा अपना, तो वो अपना रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं परिश्रमिक, यानी कि उसको वेतन क्या मिलेगा। वेतन के बारे में साथियों हम आप लोगों को आज सुबह वाली वीडियो में भी बता चुके हैं, उस लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, एक परफॉर्मा इसमें दिया हुआ है, उसके तहत ज़्यादा समझ में आएगा। महंगाई भत्ते का देख लीजिए। महंगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन में समेकित मासिक प्राथमिक में वृद्धि की जाएगी, यानी कि जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता इनका बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते में परेशानी क्या है, इसमें इनका 0 से स्टार्ट करने जा रही है सरकार। ठीक है, जैसे महंगाई भत्ता अभी तो सरकारी कर्मचारियों का तो 40+ चल रहा है, 45+ शायद कुछ, लेकिन इनका 0 से होगा, तो इसका भी जो कर्मचारी आने वाले समय में इस पर भी कोई ना कोई मांग उठाएंगे तो संशोधन इसमें भी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर 5वां पॉइंट है सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती है, यानी कि वेतन वृद्धि अलग होगी, महंगाई भत्ता अलग होगा। क्लियर है मेरे ख्याल से ये। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित या पुनरीक्षित कर सकती है। ये लीजिए, ये पॉइंट आ गया जो मैंने आपको जिक्र किया था, बाद में भी संशोधन इसमें होते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, वैसे ये बहुत सारे जो है लंबा ये जो है नोटिफिकेशन, इसमें आप लोगों को पहले मैं सैलरी का वो जो है ये दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए सैलरी किस तरह से इसमें बताया गया है। 3 पॉइंट बनाए गए हैं। 10 वर्ष से अधिक के वालों के लिए 15%, 8 से 10 वालों के लिए 10%, 5 से 8 वर्ष का अनुभव रखने वालों के लिए 5% वेतन का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इनको जो लाभ मिलने हैं, चिरायु योजना में इनको स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा। एक्स ग्रेसिया की जो नीति होती है मृत्यु होने पर कर्मचारी का ये जो रूल है, इसके बारे में हमने सुबह वाली वीडियो में भी जिक्र किया था। और सामाजिक सुरक्षा के तहत दोस्तों इसके बारे में भी हमने सुबह बताया था क्या क्या उपबंध है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत जो है इसके लाभ मिलेंगे। अब उसमें क्या है डिटेल से वो तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 2020 वाली में क्या क्या है, क्योंकि वो भी एक अलग से डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा। इसके बाद ऐसी नीति जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए के अनुसार अनुग्रह पूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुग्रह पूर्वक नियुक्ति, यानी कि अगर किसी को नियुक्ति की जाती है, एक्स ग्रेसिया ही मान लीजिए, एक तरह से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसको आर्थिक लाभ देना है, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कोई नीति है उसके तहत दी जाएगी, या फिर दोस्तों अगर सरकार कोई भी अधिसूचित करती है तो उसके तहत दी जाएगी। इसमें ये पॉइंट है। और यहाँ पर साथियों अतिथि अध्यापकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसमें स्पेशल कॉलम दिया हुआ है अतिथि अध्यापकों के लिए। इसमें क्या खास है हमने आप लोगों को बताया था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तो अब लाभ मिलने जा रहा है ये 58 साल की सुरक्षा, लेकिन अतिथि अध्यापकों को दोस्तों ये पहले ही मिला हुआ है। लेकिन उसमें साथियों एक क्या कमी थी, उसमें ये थी जो बेसिक वेतन होता ना एक परमानेंट टीचर का, उस बेसिक वेतन से ज़्यादा सैलरी नहीं जाएगी एक गेस्ट टीचर की। तो अब यहाँ पर उस कंडीशन को हटा दिया गया है। उस कंडीशन को हटाने के बाद तो अब यहाँ पर इनकी सैलरी है बेसिक से ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि इनका टीए डीए वगैरह जो भी मिलकर या फिर महंगाई भत्ता लग कर और साथ में जो वेतन वृद्धि लग कर ज़्यादा चली जाएगी बेसिक से। लेकिन पहले क्या था, बेसिक तक ही जा सकती थी, बेसिक से आगे नहीं जा सकती थी। अब इसका उद्देश्य बताया गया है भाई, हमने ये जो एक्ट है ये पहले तो अध्यादेश लेकर आए, अब ये एक्ट है जो वो क्यों लेकर आ रहे हैं इसमें बताया गया है भाई बहुत सारे लाखों कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, फिर उनकी जो है भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उनके अंदर जो है डर का माहौल रहता है, अनिश्चितता की भावना रहती है, और फिर बहुत सारे कोर्ट कानून केस भी चले हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी कि भाई बहुत सारे कर्मचारियों के जो संगठन है वो भी मांग कर रहे थे और कोर्ट भी बार बार जो आदेश दे रहा था नियमित किया जाए, रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आज तक हो रही थी। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो इसमें बताई गई है, यानी कि कारण बताया गया हम क्यों लेकर आए हैं, उद्देश्य बताया गया है और कारण का विवरण दिया गया
आया, हम क्यों लेकर आए हैं इस एक्ट को। बाकी आप लोग इसको और विस्तार से पढ़ लेना। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और डॉक्टर सतीश सचिव, 8 नवंबर 2024 का दोस्तों इस पर ये डेट डाली गई है। तो दोस्तों इसको अगर और विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके और ज़्यादा विस्तार से पढ़ लेना। किसी को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स कर देना। बाकी मुख्य जो पॉइंट है वो हमने आप लोगों को कर ही दिए हैं। चैनल यानी कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।